आ गए। ऐसा नहीं है, वहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल गंगोत्री वही है जी। ये गंगा है ना, तो ये शिक्षा का सत्याग्रह वही है और वहाँ लोग बैठे हुए हैं और फिर यहाँ से उठ के मैं वहाँ जाऊँगा। तो ये है कि भाई चूँकि हम लोग का वहाँ चल रहा है, क्योंकि जो है वो मेन केंद्र है और ये भी एक केंद्र बना हुआ है क्योंकि एक द हार्ट ऑफ द सिटी में है, तो यहाँ से बातें मैसेज और दूर तक जाएंगी। आमंत्रित करते हैं कि राजनीति करें, आमंत्रित करते हैं खुले आकाश के नीचे आके आमरण अनशन करें, ये तो हम सबका स्वागत करते हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति न करें। अगर इन मुद्दों पे राजनीति होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए और ये सकारात्मक राजनीति है। छात्रों नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है वो अब 18वें दिन में आ चुका है। 3 दिन प्रशांत किशोर गांधी मैदान में 3 रात बिता चुके हैं और आज चौथा दिन हो चुका है। और देखिए, आज उनके साथ इस जो सत्याग्रह आंदोलन है उसमें आज रमांशु सर भी गर्दनीबाग से गांधी मैदान प्रशांत किशोर जी के साथ आ गए हैं। रमांशु सर से हम बात करेंगे कि सर पहले जो विवाद उठा प्रशांत किशोर जी के साथ, आपकी विवाद बनी 29 तारीख को, वो विवाद बना, उसके बाद आज फिर से इस स्टेज पे आप प्रशांत किशोर जी के साथ है। सर, क्या परिवर्तन रहा, क्या व्यवहार में परिवर्तन दिखा? कोई विवाद नहीं था जी। वो एक हीट ऑफ मोमेंट होता है, शॉर्ट टाइम, उसमें तो मैंने बहुत सारी बातें बोली थी जी 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 जी। और बहुत लोगों के बारे में बोली थी। जी ठीक है, तो आदमी गुस्सा होता तो बोलता है, जी तो हम बोली, लेकिन सारी चीज़ें देखिए, हम लोग का लक्ष्य बहुत बड़ा है और जब लक्ष्य बड़ा होता है तो बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के करना पड़ता है। तो कोई विवाद ऐसा नहीं था, उस समय की जो जरूरी था उसमें बोला, आज के लिए जो जरूरी है वो कर रहा हूँ। जी। सर, इस आंदोलन में ऐसा मतलब इतना क्या लगा कि गर्दनीबाग छोड़ के वहाँ भी सत्याग्रह चल रहा था, उस जगह को छोड़ के गांधी मैदान आ गए? ऐसा नहीं है, वहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल गंगोत्री वही है जी। ये गंगा है ना, तो ये शिक्षा का सत्याग्रह वही है और वहाँ लोग बैठे हुए हैं और फिर यहाँ से उठ के मैं वहाँ जाऊँगा। तो ये है कि भाई चूँकि हम लोग का वहाँ चल रहा है, क्योंकि जो है वो मेन केंद्र है और ये भी एक केंद्र बना हुआ है क्योंकि एक द हार्ट ऑफ द सिटी में है, तो यहाँ से बातें मैसेज और दूर तक जाएंगी। हमें तो मैसेज को दूर दूर तक पहुँचा देना ताकि हम लोग की समस्या का समाधान हो सके। सर, क्या लग रहा है, री एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद भी एक दिन गुजर चुका है, अभ्यर्थी अभी भी प्रशांत किशोर जी के साथ बैठे हुए, ये साफ तरीके से प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जो कहेंगे छात्र ही कहेंगे, उसके बाद भी आयोग सरकार कुछ भी आगे ये ठोस कदम नहीं उठा रही है जिससे छात्रों को कुछ भी अच्छी खबर मिले। देखिए, दरअसल क्या है कि जो ये एग्ज़ाम हुआ ये उनका एग्ज़ाम था, हमारा एग्ज़ाम ये नहीं है। हमारा एग्ज़ाम ये है कि पूरे जितने भी अब 900 पहले 11 + 22 933 सीटों जो है सेंटर पे एग्ज़ाम, 933 सेंटर पे पूरा एग्ज़ाम होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य तो वो था, ये तो अपना करा रहे हैं। अब जो इन्होंने एग्ज़ाम कराया उसमें ऑलरेडी इन्होंने ऐसी समस्याएं खड़ी कर दी हैं कि कोर्ट में बुरी तरह हार जाएंगे। जैसे उन्होंने एक बात कर दी, इसमें स्केलिंग की बात कर दी, तो स्केलिंग इज अ फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। मैं दर्शकों को स्केलिंग शब्द आपने सर इस्तेमाल किया, तो एक बार बताना चाहूँगा कि जो उनके अभिभावक भी देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, स्केलिंग क्या है एक बार उनके पेरेंट्स को बताइए, क्योंकि उनके पेरेंट्स को जानना भी जरूरी है कि स्केलिंग है क्या, ये तय कौन करता है, डिसाइड कौन करता है? देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली मेंस में या कोई ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे कई प्रकार के सब्जेक्ट के बच्चे हों, तो उसमें क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिससे मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिससे मार्क्स बहुत कम मिलता है। तो अगर जैसे पहले होता था, यूपीएससी में भी होता कि मैथ के बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे, फिजिक्स के बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे, तो आर्ट्स वाले बच्चे पीछे रह जाते थे। तो ऐसे में एक प्रक्रिया निकाली गई कि दोनों को एक स्केल पे लाया जाए और स्केल पे लाने के बाद उनकी मार्किंग को घटाया बढ़ा जाए ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके। तो लेकिन ये तब लागू होता है जब डिफरेंट सब्जेक्ट हों। यहाँ तो सिर्फ जीएस का सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट में स्केलिंग लागू करने की पद्धति ही नहीं। इसका तो एक जवाब होता है सर। हाँ। तो बेसिकली ये आयोग डिसाइड करेगा स्केलिंग करके कि किस अभ्यर्थियों को क्या करना है। दरअसल क्या है कि आप ये बीपीएससी डिसाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि 6 दिसंबर को ऑलरेडी बीपीएससी ने ये कह दिया था कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, और ये जो आपका है स्केलिंग इज द फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो आप कैसे लागू कर सकते हैं? दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि व्हेन द गेम्स बिगिंस यू कांट चेंज द रूल। तो जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, आपने कहीं स्केलिंग की बात नहीं की, तो आप कैसे लागू कर सकते हैं? तो ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां करता जा रहा है। फिर हम लोग एक बार मुद्दा उठा रहे थे कि साहब ये एक सेंटर नहीं 22 सेंटर है, ये 22 सेंटर तो हो गया, उन्होंने कर दिया। अगर ये 22 सेंटर 22 जिलों में होता तो क्या एग्जाम कैंसिल करते कि नहीं करते?
जब एक जिले में आप 22 पे बात कर रहे हैं, अगर ये 22 जिलों में होते तो करते कि नहीं करते? हाँ, 22 जिला बहुत हो जाता है। फिर वही कह रहे हैं ना, तो ये तो बेवकूफ़ बनाने का तरीका था कि एक सेंटर। उसमें भी एक सेंटर ऐसा उन्होंने दिया जिसमें 1080 बच्चे हैं, तो कुल मिला के 23 सेंटर हो जाते हैं। तो बेसिकली बापू परीक्षा परिसर में जो सेंटर था वो 22 सेंटरों के बराबर वहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे थे। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, पहले जो है 18,000 बच्चों के ने जो है फॉर्म भरा था, मतलब जिनका सेंटर पड़ा था बापू परीक्षा परिसर में, उसमें लगभग 12 बच्चे आए थे। जब अभी जो है एडमिट कार्ड इशू किया गया 12,012 का, तो उसमें से लगभग 8,000 बच्चों ने डाउनलोड किया, 8,111, और जो एग्ज़ाम फाइनली दिए हैं वो 6,000 करीब बच्चे दिए हैं। 5,901 आंकड़ा। हाँ, यानी लगभग 50% हो गए। यानी बच्चों को भी इस बात का विश्वास हो गया कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एग्ज़ाम होगा, और बीपीएससी से उनका विश्वास भी उठ गया है। तो ये सब चीज़ें ये इंगित करती हैं कि बीपीएससी की परीक्षाओं में कई प्रकार की खामियां हैं, और बाकी रहा साग असर जो क्वेश्चन पेपर ने पूरा कर दिया कि इतने घटिया स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या ये बीपीएससी के प्रश्न हैं? तो ये सारे के सारे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे बीपीएससी गलती कर रहा है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा कि ये जो बापू परीक्षा परिसर बनाया गया, जिसमें लगभग 281 करोड़ रुपये खर्च हुए एक एग्ज़ाम कराने का सेंटर, जब 4,83,000 बच्चों का एग्ज़ाम कराना था तो आपने यहाँ पे 18,000 बच्चों का दे दिया, और जब सिर्फ 12,000 बच्चों का एग्ज़ाम कराना था तो आपने यहाँ सेंटर क्यों नहीं दिए? ऐसा क्या था? क्यों छोड़ दिया गया? क्यों छोड़ परीक्षा परिसर? बापू परीक्षा परिसर छोड़ने का कारण कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वो अभी कह रहे हैं कि जो है वो लगभग 30 जो है जगह ये बनाएंगे। तो जब आपने पहली बार ही फेल कर दिया तो अब तो कोई राज्य सरकार भी हिम्मत नहीं करेगी इस तरह का बनाने के लिए, और करियो को भी डर लगेगा। तो ये निश्चित रूप से जो है ना, हर प्रकार से बीपीएससी गलती कर रहा है। अब देखिए क्या होता है उसमें। सर, ये पूरे प्रोटेस्ट में जो आपका रहा है, नेतृत्व रहा है, अभ्यर्थियों का, छात्रों का, एक अलग नज़रिए से आपको देखा गया है सर। अभिभावक के रूप में भी देखा गया है। आपको कोई भी डायरेक्शन तय करना होता था तो सबकी नज़रें आपकी तरफ टिकी हुई रहती थी। अब प्रशांत किशोर जी, बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो साफ रूप से कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों का मांग है, हमेशा छात्र ही आगे रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि सच में जनस्वराज प्रशांत किशोर जी की तरफ से राजनीति हो रहा है या नहीं? आप बोलेंगे तो अभ्यर्थियों और जो भी छात्र सुन रहे हैं उनको विश्वास भी होगा। देखिए, हम लोगों ने शुरू किया था तो शुरू में ही हमें लगता है कि दूसरे दिन जो है तेजस्वी जी का कॉल आया था, उसके बाद जो है आनंद मिश्रा जी आए थे, फिर पप्पू यादव जी आके 2 दिन रुके थे, फिर बहुत सारे और भी आरजेडी के नेता आए हुए थे, कुछ कांग्रेस के बहुत सारे नेता आए, बसपा के भी आए। चूंकि ये मुद्दा राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन भारत में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें राजनीति शामिल ना हो, और अगर राजनीति के माध्यम से अगर हमारा मुद्दा सुलझ जाए तो क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि सारे राजनीतिज्ञ आए, मुद्दे को सुलझा दें। भाई, फाइनल डिसीजन तो राजनीतिज्ञों को ही तो लेना है। सरकार में राजनीति की तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष के सारे लोग बैठ जाए अनशन पे एक साथ, मजाल है कि सरकार बात ना सुने। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं तो सोच रहे कैसा ना हो कि सरकार बदले तो हमें मौका मिल जाए, सरकार बदले तो हमें मौका मिल जाए, तो कई लोग बैकफुट पे हो जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग इस मुद्दे पर राजनीति करें, आमंत्रित करते हैं कि राजनीति करें, आमंत्रित करते हैं खुले आकाश के नीचे आके आमरण अनशन करें। ये तो हम सबका स्वागत करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति न करें। अगर इन मुद्दों पे राजनीति होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए, और ये सकारात्मक राजनीति है, छात्रों के वो फेवर में जाएगा। हमारी बातें, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए बस। चलिए, तो देखिए रमांशु सर ने, हम लगातार इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर इसके ऊपर राजनीति कर रहे थे, और रमांशु सर ने भी अपने खुद रमांशु सर ने भी बयान दिया है कि राजनीतिकरण इसका हम नहीं होने देंगे। नेता जो आ रहे हैं वो आके बैठे, छात्रों को अभिभावक के रूप में उनको सलाह दे। और आज रमांशु सर ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, राजनीति से छात्रों को फायदा होने जा रहा है, इसलिए नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब तो ये देखा जा रहा है कि खुद प्रशांत किशोर भी 3 रात बिता चुके हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो तीनों रात रहा है इस विंटर सीजन का सबसे ठंड वाला रात रहा है। उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर अभी तक वापस नहीं गए हैं। लगभग 12 बजने को है, 1 बजने को है आज, और अभी प्रशांत किशोर अभी भी छात्रों के साथ, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। और भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं।
सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।